एक बहुत बड़ी गलती करते रहे। मतलब इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत की दिशा को लेकर एक ऐसी ऐतिहासिक भूल हुई जिसे सुधारने के बजाय हमने बस उसे अपना लिया। हाँ, और हैरानी की बात तो यह है कि आज भी स्कूलों में या प्रतियोगी परीक्षाओं में उसी गलती को एक अटल नियम मानकर पढ़ाया जाता है। बिल्कुल। और ये विज्ञान के इतिहास की सबसे दिलचस्प विडंबनाओं में से एक है। मैं जब ये पढ़ रही थी तो मुझे बहुत हैरानी हुई। होना भी चाहिए। मतलब होता क्या था कि शुरुआती दौर में जब इलेक्ट्रिसिटी की खोज हो रही थी ना, तब तक किसी को भी इलेक्ट्रॉन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अच्छा। हाँ, तो उस समय के वैज्ञानिकों को लगा कि तारों के अंदर कोई धनात्मक यानी पॉजिटिव चीज है जो बह रही है। इसलिए उन्होंने बड़ी ही सरलता से ये मान लिया कि करंट की दिशा हमेशा प्लस से माइनस की तरफ होती है। और फिर कई दशकों बाद जाकर असली सच सामने आया। बिल्कुल। जब इलेक्ट्रॉन की खोज हुई तब तो वैज्ञानिकों के होश ही उड़ गए। मतलब पता चला कि असल में जो चीज तारों के अंदर दौड़ रही है वो तो इलेक्ट्रॉन है, ओहो। जो कि ऋणात्मक यानी नेगेटिव होते हैं। एकदम सही। इसका सीधा सा मतलब था कि वे माइनस से प्लस की तरफ भागते हैं। लेकिन तब तक ना पुरानी जो परंपरा थी वो विज्ञान की किताबों, फॉर्मूलों और औद्योगिक डिजाइनों में इतनी गहराई तक छप चुकी थी कि पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों ने एक समझौता कर लिया। एक ऐतिहासिक समझौता। हाँ, उन्होंने कहा कि ठीक है, हम मान लेंगे कि करंट हमेशा इलेक्ट्रॉनों के बहने की दिशा के बिल्कुल उल्टा बहता है और बस ये नियम आज तक चला आ रहा है। ये तो कमाल की बात है। मतलब हम आज भी एक ऐतिहासिक गलती को नियम मानकर पढ़ रहे हैं। ये तो परीक्षाओं के लिए एक बहुत ही शानदार ट्रिक क्वेश्चन बन सकता है। बिल्कुल बन सकता है। और आज की हमारी इस गहन चर्चा का मुख्य स्रोत भी कुछ ऐसा ही है। आज हम ISPCS क्वेश्चन आउट चैनल द्वारा विशेष रूप से यूपीएससी, बीपीएससी और अन्य स्टेट PCS परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए बनाई गई एक इलेक्ट्रिसिटी मास्टर क्लास का विश्लेषण कर रहे हैं। हाँ, और इस अध्ययन सामग्री की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि ये केवल तथ्यों को रटने पर जोर नहीं देती। सही कहा। अक्सर सिविल सेवा जैसी परीक्षाओं में ना विज्ञान के घुमावदार सवाल पूछे जाते हैं। अगर किसी के मूलभूत सिद्धांत यानी कॉन्सेप्ट्स स्पष्ट नहीं हैं, तो वो आसानी से फंस सकता है। ये मास्टर क्लास इलेक्ट्रिसिटी के क्यों और कैसे पर गहराई से बात करती है। बिल्कुल। और इसीलिए आज हम इस पूरे विषय को डिकोड करने वाले हैं। तो चलिए सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। ये विद्युत धारा या जिसे हम आम भाषा में करंट कहते हैं, असल में है क्या? हम्म। स्रोत सामग्री इसे विद्युत आवेश के प्रवाह की दर बताती है। इसका एक सूत्र भी दिया गया है, I = Q/T। हाँ, अब अगर मैं सोचूं कि एक तांबे का तार बस मेज पर रखा है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन तो है, फिर उसमें करंट क्यों नहीं है? इस बात को ना एक बहुत ही शानदार उदाहरण से समझा जा सकता है, जो स्रोत में भी दिया है। कल्पना की जा सकती है कि जमीन पर एक पानी का पाइप रखा है, जो पूरी तरह पानी से भरा हुआ है। ठीक है। क्या उस पाइप के अंदर का पानी अपने आप बहने लगेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। पानी तो बस उसी के अंदर ठहरा रहेगा। एकदम सही। तारों के अंदर मौजूद फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी बिल्कुल उसी ठहरे हुए पानी की तरह होते हैं। वे वहां मौजूद तो हैं, लेकिन किसी एक दिशा में नहीं जा रहे हैं। अच्छा, मतलब वो इधर-उधर घूम रहे हैं, लेकिन एक साथ आगे नहीं बढ़ रहे हैं। हाँ, करंट तब बनता है जब वे सभी एक ही दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं, और इसी बहाव की दर को नापने की जो SI इकाई है, उसे एम्पियर कहते हैं। समझ गए। तो उस ठहरे हुए पानी को बहाने के लिए हमें किसी तरह के धक्के की जरूरत होगी, जी। है ना? जैसे पानी के लिए मोटर पंप या ढलान की जरूरत होती है। स्रोत सामग्री में इसी धक्के को विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस कहा गया है। हाँ, और ये एनालॉजी यहाँ बहुत सटीक बैठती है। पानी को ऊंचाई से नीचे की ओर धकेलने के लिए गुरुत्वाकर्षण या पंप का दबाव काम करता है। वैसे ही इलेक्ट्रॉनों को तार में धकेलने के लिए विद्युत दाब या इलेक्ट्रिक प्रेशर की आवश्यकता होती है, जो कि बैटरी से मिलता है। बिल्कुल। बैटरी के अंदर लगातार रासायनिक प्रक्रियाएं होती रहती हैं, जो उसके एक सिरे को उच्च विभव पर और दूसरे सिरे को निम्न विभव पर ले आती हैं। तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट में जो बैटरी लगी होती है, वो पूरी तरह से एक वाटर पंप की तरह काम कर रही है, जो पूरे सर्किट में इलेक्ट्रॉनों को धकेलने का काम कर रही है? बिना किसी शक के इस धकेलने के काम को ही विभवांतर कहते हैं, और इसे नापने की SI इकाई वोल्ट है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प तकनीकी पहलू आता है। स्रोत में इन दोनों चीजों को नापने वाले यंत्रों का जिक्र है। करंट नापने के लिए एमीटर और वोल्टेज नापने के लिए वोल्टमीटर।
लेकिन एक नियम दिया गया है कि एमीटर को हमेशा सर्किट के साथ श्रेणीक्रम यानी सीरीज में और वोल्टमीटर को पार्श्वक्रम यानी पैरेलल में जोड़ा जाता है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण नियम है। तो ऐसा क्यों है? क्या हम इन्हें अपनी मर्जी से कहीं भी नहीं लगा सकते? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे समझने के लिए फिर से पानी वाले उदाहरण पर चलते हैं। मान लीजिए ये नापना है कि पाइप के अंदर से 1 मिनट में कितना लीटर पानी गुजर रहा है, तो मीटर कहाँ लगाना होगा? जाहिर है पाइप को बीच से काटकर उस मीटर को सीधे रास्ते के बीच में बैठाना होगा ताकि सारा पानी उसके अंदर से होके गुजरे। हाँ, तभी तो वो सही सही गिनती कर पाएगा ना। एमीटर का काम करंट नापना है, यानी गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की गिनती करना। इसलिए उसका रास्ते के बीच में यानी सीरीज में होना जरूरी है। अच्छा, और वोल्टमीटर का? दूसरी तरफ वोल्टमीटर का काम पानी का बहाव नापना नहीं है। उसका काम ये नापना है कि पाइप के 2 अलग-अलग बिंदुओं के बीच दबाव का अंतर कितना है। ओहो, अब समझी मैं। अगर वोल्टमीटर को रास्ते के बीच में लगा दिया तो वो खुद ही बहाव को रोक देगा। एकदम सही। इसलिए वोल्टमीटर को हमेशा मुख्य रास्ते के बाहर से उन दोनों बिंदुओं के समानांतर यानी पैरेलल जोड़ा जाता है, ताकि वो करंट के मुख्य रास्ते को बिना छेड़े सिर्फ उन 2 बिंदुओं के बीच का इलेक्ट्रिक प्रेशर नाप सके। ये बहुत ही तार्किक है। विज्ञान में हर चीज के पीछे एक ठोस कारण होता है। अब इस सर्किट की दुनिया में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। स्लाइड 4 में कुछ सर्किट सिंबल्स का भी जिक्र है। हाँ, सेल, बैटरी, प्रतिरोधक और धारा नियंत्रक यानी रियोस्टैट के प्रतीक, ये सब सर्किट की भाषा बनाते हैं। बिल्कुल। और जब भी इलेक्ट्रिसिटी की बात आती है तो एक नियम का जिक्र जरूर होता है, ओम का नियम। ये क्या है और इतना महत्वपूर्ण क्यों है? ओम का नियम इलेक्ट्रिसिटी का हार्टबीट है। ये नियम बहुत ही सरलता से वोल्टेज यानी धक्के और करंट यानी बहाव के बीच का रिश्ता समझाता है। अच्छा। इसके अनुसार अगर तार का तापमान समान रहे तो किसी भी तार में बहने वाला करंट उस तार पर लगाए गए वोल्टेज के सीधे समानुपाती होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हाँ, सरल भाषा में कहें तो जितना ज्यादा वोल्टेज का धक्का होगा, करंट का बहाव भी उतना ही तेज होगा। सूत्र बनता है V = IR। यहाँ ये R एक नया किरदार लग रहा है, प्रतिरोध या रेजिस्टेंस। मैं इसे सर्किट का स्पीड ब्रेकर समझना पसंद करती हूँ। स्रोत सामग्री में परीक्षाओं के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है कि धारा और प्रतिरोध एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। बिल्कुल। मतलब अगर हम इस स्पीड ब्रेकर को दोगुना कर दें तो करंट का बहाव आधा रह जाएगा। सही कहा। अगर रास्ता दुगना मुश्किल हो जाएगा तो गुजरने वाले ट्रैफिक की स्पीड तो आधी रह जाएगी ना। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर प्रतिरोध एक स्पीड ब्रेकर है तो कौन सी चीजें स्पीड ब्रेकर को बड़ा या छोटा बनाती हैं? मतलब अगर मेरे पास एक तार है तो उसका प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करेगा? क्या तार के आकार से फर्क पड़ता है? जैसे अगर मैं तार को स्प्रिंग की तरह गोल गोल घुमा दूं तो क्या प्रतिरोध बढ़ जाएगा? ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है। तार को मोड़ने या कॉइल बनाने से उसके प्रतिरोध पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, तो फिर किस चीज से पड़ता है? असल में प्रतिरोध मुख्य रूप से 3 भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पहला है तार की लंबाई। तार जितना लंबा होगा, इलेक्ट्रॉनों को अपना सफर पूरा करने में उतनी ही ज्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी और रास्ते के परमाणुओं से उनकी उतनी ही ज्यादा टक्कर होगी। इसलिए लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है। ये तो सीधा सा हिसाब है। लंबा सफर, ज्यादा रुकावटें, ज्यादा थकान। और दूसरा कारक है तार की मोटाई, जिसे विज्ञान की भाषा में अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहते हैं। इसे एक सड़क की तरह सोचिए। ठीक है। अगर सड़क बहुत संकरी है तो ट्रैफिक जैम होगा, गाड़ियां धीरे चलेंगी। लेकिन अगर एक चौड़ा 8 लेन का हाईवे बना दिया जाए तो गाड़ियां आसानी से सरपट निकल जाएंगी। यानी तार जितना मोटा होगा, इलेक्ट्रॉनों के गुजरने के लिए उतना ही चौड़ा हाईवे मिलेगा और प्रतिरोध उतना ही कम होगा। बिल्कुल। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कारक है पदार्थ की प्रकृति, जिसे प्रतिरोधकता या रेजिस्टिविटी कहते हैं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि तार बना किस चीज का है। मतलब कॉपर का है या लोहे का? हाँ, हर धातु के अंदर परमाणुओं की संरचना अलग होती है। तांबे और चांदी की संरचना ऐसी होती है कि वे इलेक्ट्रॉनों को बहुत आसानी से बहने देते हैं, इसलिए उनकी प्रतिरोधकता बहुत कम होती है और वे शानदार सुचालक माने जाते हैं। यही कारण है कि हमारी बड़ी बड़ी ट्रांसमिशन लाइनों में तांबे या एल्यूमिनियम का इस्तेमाल होता है। एकदम सही। लेकिन स्रोत सामग्री के एग्जाम स्पेशल हिस्से में मिश्र धातुओं यानी एलॉयज का जिक्र है, जैसे कि नाइक्रोम। तो इनका क्या रोल है? हाँ,
और परीक्षाओं में ये सवाल बार बार आता है। मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता शुद्ध धातुओं की तुलना में बहुत अधिक होती है। वे इलेक्ट्रॉनों का रास्ता बहुत बुरी तरह रोकते हैं। अच्छा। इस भयंकर रुकावट और टक्कर के कारण तार के अंदर बहुत ज्यादा ऊष्मा या गर्मी पैदा होती है। लेकिन मिश्र धातुओं की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वे बहुत ऊंचे तापमान पर भी पिघलते या जलते नहीं हैं। ओह, तो इसीलिए हमारे घरों के रूम हीटर, टोस्टर या प्रेस के अंदर चमकने वाले तार नाइक्रोम जैसी मिश्र धातुओं के ही बने होते हैं। बिल्कुल। हम जानबूझकर एक ऐसा खराब रास्ता बनाते हैं जो करंट को रोके ताकि हमें गर्मी मिल सके। ये तो रुकावट का बहुत ही शानदार फायदा उठाना हुआ। हाँ, भौतिक विज्ञान में कोई भी चीज पूरी तरह खराब नहीं होती, बस उसका इस्तेमाल करने का तरीका आना चाहिए। सही बात है। अब जब हमारे पास ये सारे घटक आ गए हैं, बैटरी, तार, प्रतिरोधक, तो इन सबको जोड़ने के तरीके पर बात करते हैं। स्रोत सामग्री में परिपथ डिजाइन करने के दो मुख्य तरीकों पर बहुत जोर दिया गया है, श्रेणी क्रम यानी सीरीज और पार्श्वक्रम यानी पैरेलल। परिपथ के ये दो डिजाइन ना हमारी रोजमर्रा की जिंदगी तय करते हैं। वो कैसे? श्रेणी क्रम या सीरीज संयोजन में हम सभी उपकरणों को एक ही लाइन में एक के बाद एक जोड़ देते हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि करंट के पास बहने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता होता है। जो करंट पहले उपकरण से गुजरेगा वही आखिरी वाले से भी। लेकिन इसमें बैटरी का जो कुल वोल्टेज है वो सभी उपकरणों में बढ़ जाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण तो दिवाली की सजावटी झालरें हैं। बिल्कुल। लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा सिरदर्द होता है। अगर झालर के बीच का एक भी छोटा सा बल्ब फ्यूज हो जाए तो पूरी की पूरी झालर बुझ जाती है। वही सीरीज सर्किट की सबसे बड़ी कमी है, क्योंकि रास्ता एक ही है। अगर वो बीच में कहीं से भी टूटा तो इलेक्ट्रॉनों का बहाव तुरंत रुक जाता। अब बल्ब को ढूंढना किसी सजा से कम नहीं होता। हाँ बिल्कुल। और इसके बिल्कुल विपरीत है पार्श्वक्रम या पैरेलल संयोजन। इसमें सभी उपकरणों के लिए अलग अलग रास्ते बनाए जाते हैं। अच्छा, तो पैरेलल सर्किट की खूबी क्या है? इसकी खूबी यह है कि इसमें हर उपकरण को बैटरी का पूरा और समान वोल्टेज मिलता है। और सबसे बड़ा फायदा यह है कि हर उपकरण स्वतंत्र रूप से काम करता है। मतलब अगर ड्राइंग रूम का पंखा खराब हो जाए तो ऐसा नहीं होगा कि पूरे घर की लाइट बंद हो जाए। बिल्कुल नहीं। करंट के पास बहने के लिए दूसरे रास्ते मौजूद रहते हैं। इसीलिए हमारे घरों की पूरी वायरिंग हमेशा पैरेलल में ही की जाती है। ये तो बहुत जरूरी है। हाँ, और इसके अलावा पैरेलल में जोड़ने पर पूरे सर्किट का कुल प्रतिरोध भी घट जाता है, जिससे ऊर्जा की बचत होती है। एक मिनट, यहाँ मुझे एक बुनियादी सवाल परेशान कर रहा है। बताइए। अगर पैरेलल संयोजन इतना ही जादुई और फायदेमंद है कि घर में इसी का इस्तेमाल होता है, एक खराब होने पर बाकी चलते रहते हैं, ये प्रतिरोध को भी कम कर देता है, तो फिर दुनिया में सीरीज सर्किट की जरूरत ही क्या है? हम हर जगह सिर्फ पैरेलल वायरिंग ही क्यों नहीं इस्तेमाल कर लेते? ये एक बहुत ही तार्किक और बेहतरीन सवाल है। देखिए, हर जगह पूरा वोल्टेज देना अच्छी बात नहीं होती। अच्छा। कई बार हमें जानबूझकर वोल्टेज को कम करने या करंट को एक ही रास्ते से गुजारने की जरूरत होती है। हमारे स्मार्टफोन्स और कंप्यूटरों के अंदर कुछ बहुत ही छोटे और नाजुक इलेक्ट्रॉनिक घटक होते हैं जिन्हें बहुत ही कम वोल्टेज चाहिए होता है। ओह, तो अगर हम उन्हें पैरेलल में लगा देंगे तो उन्हें पूरा बड़ा झटका लगेगा? बिल्कुल, और वे तुरंत जलकर राख हो जाएंगे। सीरीज में लगाकर हम उस बड़े वोल्टेज को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हैं ताकि हर नाजुक हिस्से को बस उतना ही धक्का मिले जितना वो सह सकता है। सीरीज सर्किट एक बेहतरीन वोल्टेज डिवाइडर का काम करता है। क्या बात है, तो सीरीज भी उतना ही जरूरी है। और इसका एक और सबसे अहम इस्तेमाल है सुरक्षा उपकरणों में, जैसे कि विद्युत फ्यूज। इसे तो हमेशा मुख्य लाइन के साथ सीरीज में ही लगना पड़ता है। हाँ, अगर फ्यूज पैरेलल में होगा तो उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, करंट उसे छोड़कर दूसरे रास्ते से निकल जाएगा। एकदम सही पकड़े। हर डिजाइन का अपना एक खास मकसद है। अब बात करते हैं उस चीज की जो मुझे इस मास्टर क्लास का सबसे दिलचस्प हिस्सा लगा, विद्युत का तापीय प्रभाव या हीटिंग इफेक्ट। अभी थोड़ी देर पहले हमने नाइक्रोम वायर के जरिए हीटर की बात की थी। जब ये करंट प्रतिरोध से टकराता है तो गर्मी क्यों पैदा होती है? इसे भौतिक विज्ञान की भाषा में जूल का तापन नियम कहते हैं। इसका सूत्र है H=I²RT। इस सूत्र का मतलब है कि जो ऊष्मा या हीट पैदा हो रही है वो तीन चीजों पर निर्भर करती है: करंट का वर्ग, प्रतिरोध और समय। लेकिन ये गर्मी पैदा कैसे होती है? तारों के अंदर ऐसा क्या घर्षण चल रहा है? मैं समझाता हूं। जब लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉन एक तार के अंदर तेजी से दौड़ते हैं तो वे तार के परमाणुओं से बार बार टकराते हैं। ये टक्कर ही प्रतिरोध है। अच्छा। जब वे टकराते हैं तो उनकी गतिज ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा में बदल जाती है।
आप जितना ज्यादा करंट भेजेंगे या जितना ज्यादा प्रतिरोध होगा, टक्कर उतनी ही ज्यादा होगी और तार उतना ही ज्यादा गर्म होगा। समझ गई। इस सिद्धांत के व्यवहारिक अनुप्रयोग तो हमारे चारों तरफ हैं। स्रोत सामग्री में इलेक्ट्रिक बल्ब का बहुत ही सुंदर उदाहरण है। वही पुराना पीले प्रकाश वाला कांच का बल्ब। हाँ। हम सब जानते हैं कि उसके अंदर एक बहुत ही पतला तार या फिलामेंट होता है जो टंगस्टन का बना होता है। लेकिन सवाल यह है कि दुनिया की इतनी सारी धातुओं में से सिर्फ टंगस्टन ही क्यों? क्योंकि टंगस्टन का गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट अविश्वसनीय रूप से उच्च होता है, लगभग 3380 डिग्री सेल्सियस। ओहो, जरा सोचिए, ज्वालामुखी के लावे का तापमान भी लगभग 1000 से 1200 डिग्री होता है। जब करंट उस पतले टंगस्टन फिलामेंट से गुजरता है तो उच्च प्रतिरोध और लगातार टक्करों के कारण वो इतना गर्म हो जाता है कि वो सफेद प्रकाश फेंकने लगता है। और इतनी भयंकर गर्मी के बावजूद वो पिघलता नहीं है। बिल्कुल नहीं। लेकिन यहाँ एक पेच है। क्या? अगर कोई भी चीज 3000 डिग्री से ज्यादा गर्म होगी तो वो ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही जलकर तुरंत राख हो जानी चाहिए। ऑक्सीजन और इतनी भयंकर गर्मी तो आग पैदा कर देंगे। और यहीं पर विज्ञान की असली चालाकी सामने आती है। उस कांच के बल्ब के अंदर सामान्य हवा होती ही नहीं है। अच्छा। बल्ब को सील करने से पहले उसके अंदर से सारी ऑक्सीजन निकाल ली जाती है और उसमें आर्गन या नाइट्रोजन जैसी निष्क्रिय गैसें भर दी जाती हैं। ओहो, तो वे गैसें एक सुरक्षा कवच का काम करती हैं। बिल्कुल। निष्क्रिय गैसें टंगस्टन के साथ किसी भी तरह की रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं करती। वे एक तरह से फिलामेंट को ऑक्सीजन से बचाकर रखती हैं, जिससे उसकी उम्र बढ़ जाती है और वो जलने से बच जाता है। क्या बात है। मतलब एक छोटी सी कांच की गेंद के अंदर इंजीनियरिंग और रसायन विज्ञान का कितना सटीक तालमेल है। हाँ, है ना? और इसी ऊष्मा के सिद्धांत का एक और बेहतरीन उदाहरण है विद्युत फ्यूज, जिसे आपने अभी सीरीज सर्किट का सुरक्षा गार्ड बताया था। फ्यूज किसी भी परिपथ का शहीद सैनिक होता है। ये जानबूझकर एक ऐसे तार से बनाया जाता है जिसका गलनांक बहुत कम होता है, जैसे सीसा और टिन की मिश्र धातु। ठीक है। जब कभी बाहर से अचानक बहुत ज्यादा करंट आ जाता है तो जूल के नियम के अनुसार उस तार में तेजी से भयंकर गर्मी पैदा होती है। और क्योंकि उसका गलनांक कम है, वो उस गर्मी को सह नहीं पाता और तुरंत पिघलकर टूट जाता है। बिल्कुल। और क्योंकि वो सीरीज में लगा है, उसके टूटते ही पूरा परिपथ ब्रेक हो जाता है, करंट का बहाव वहीं रुक जाता है। और घर के अंदर मौजूद टीवी, फ्रिज, एसी जैसे महंगे उपकरण जलने से बच जाते हैं। वो छोटा सा तार खुद को कुर्बान करके पूरे घर को बचा लेता है। हाँ, ये सिस्टम तो किसी जादू से कम नहीं है। अब इस मास्टर क्लास के आखिरी लेकिन सबसे व्यावहारिक हिस्से की तरफ चलते हैं, विद्युत शक्ति या इलेक्ट्रिक पावर। ये वो हिस्सा है जो सीधे हमारे महीने के बिजली के बिल से जुड़ा है, जो हर महीने हम सबको झटका देता है। 100%। पावर का सीधा सा मतलब है कि कोई भी उपकरण कितनी तेजी से विद्युत ऊर्जा का उपभोग कर रहा है। इसके कई सूत्र हैं, लेकिन सबसे बुनियादी है P = VI। P = VI। इसे हम कैसे समझें? इसे ऐसे सोचिए, पावर यानी काम करने की क्षमता दो चीजों से मिलकर बनती है, धक्का यानी वोल्टेज और बहाव यानी करंट। मान लीजिए एक बहुत ऊंचा झरना है, मतलब उच्च वोल्टेज, लेकिन पानी सिर्फ बूंद बूंद टपक रहा है, यानी कम करंट। तो क्या उससे कोई बड़ी टरबाइन घूमेगी? नहीं। नहीं ना। वहीं दूसरी तरफ एक बहुत चौड़ी नदी है, उच्च करंट, लेकिन उसमें कोई ढलान या बहाव नहीं है, कम वोल्टेज। तब भी टरबाइन नहीं घूमेगी। आपको पावर पैदा करने के लिए एक अच्छा धक्का और एक अच्छा बहाव दोनों चाहिए। यही P = VI है। बहुत ही शानदार एनालॉजी। और इस पावर को मापने की मूल SI इकाई वॉट है। लेकिन जब हम घर का बिजली का बिल देखते हैं तो वो वॉट में नहीं आता, वो यूनिट्स में आता है। हम कहते हैं कि इस महीने 200 यूनिट बिजली उठी है। इस यूनिट का विज्ञान क्या है? जिसे हम आम बोलचाल में यूनिट कहते हैं, वो विज्ञान की भाषा में किलोवाट घंटा है। ये ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक है। मतलब? इसका मतलब है कि अगर कोई 1000 वॉट यानी 1 किलोवाट के किसी उपकरण को, जैसे कि कोई बड़ा हीटर, लगातार 1 घंटे तक चलाता है, तो वो जितनी ऊर्जा खपाएगा उसे 1 यूनिट कहा जाएगा। और परीक्षाओं के दृष्टिकोण से स्रोत में एक बहुत ही हैरान करने वाला तथ्य दिया गया है। 1 किलोवाट घंटा 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होता है। हाँ, अगर इसे पूरी तरह खोल कर पढ़ें तो ये 36 लाख जूल ऊर्जा बनती है। मतलब जब कोई कहता है कि उसने आज सिर्फ 1 यूनिट बिजली खर्च की है, तो असल में वो 36 लाख जूल ऊर्जा का इस्तेमाल कर चुका होता है। बिल्कुल। ये नंबर इतना विशाल है कि इसे रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करना नामुमकिन हो जाता।
मेरा बिल इस बार 72 करोड़ जूल आया है। ये बोलना कितना अजीब लगता। इसीलिए इसे समेट कर सिर्फ यूनिट कह दिया गया। विज्ञान में चीजों को सटीक रखने के साथ साथ व्यवहारिक बनाना भी जरूरी होता है। सही बात है। तो आज हमने एक बहुत ही रोमांचक सफर तय किया। स्रोत में दी गई अध्ययन सामग्री के आधार पर हमने इलेक्ट्रॉनों की गलत दिशा से लेकर बैटरी के धक्के, तार की रुकावटों, सीरीज और पैरेलल के भूल भुलैया, हीट के पैदा होने के पीछे की टक्करों और 36 लाख जूल की विशाल ऊर्जा तक सब कुछ डिकोड किया। हाँ, और जो भी छात्र तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत जरूरी है कि वे अंतिम रिवीजन के लिए भौतिक राशियों जैसे आवेश, धारा, विभवांतर, प्रतिरोध और शक्ति के प्रतीक और एसआई मात्रकों को एक जगह लिख लें। बिल्कुल। ये वे बुनियादी औजार हैं जो परीक्षा में किसी भी घुमावदार सवाल को हल करने में मदद करते हैं। ये मास्टर क्लास सच में रटने वाले विषयों को एक कहानी और तर्क में बदल देती है। लेकिन इस पूरी चर्चा को खत्म करने से पहले एक विचार है जो मेरे दिमाग में आ रहा है। क्या? आज हमने प्रतिरोध को एक स्पीड ब्रेकर कहा, जिससे गर्मी पैदा होती है और ऊर्जा बर्बाद होती है। जी हाँ। तो ये सोचने वाली बात है कि क्या होगा अगर हम एक ऐसा तार बना लें जिसमें कोई स्पीड ब्रेकर हो ही नहीं, शून्य प्रतिरोध। ओहो। विज्ञान की दुनिया में इसे सुपर कंडक्टर कहा जाता है। अगर कोई ऐसे भविष्य की कल्पना करे जहां कमरे के तापमान पर काम करने वाले सुपर कंडक्टर बन जाएं, तारों में कोई गर्मी पैदा नहीं होगी, बिजली का कोई नुकसान नहीं होगा और एक बार जो करंट बहना शुरू होगा वो बिना रुके सालों साल बहता रहेगा, हमारी पूरी ऊर्जा की समस्या ही खत्म हो जाएगी। ये भौतिक विज्ञान की होली ग्रेल है, सबसे बड़ी खोज जिसका हर वैज्ञानिक सपना देखता है। जिस दिन ऐसा होगा वो दुनिया की पूरी तकनीक को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। उस दिन शायद हमें इलेक्ट्रिसिटी के सारे नियम फिर से लिखने पड़ें। बिल्कुल। इसी रोमांचक और भविष्यवादी विचार के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। स्रोत सामग्री की इस गहराई ने वाकई सोचने पर मजबूर कर दिया। सीखते रहिए और अपने आसपास छिपे विज्ञान की गहराइयों में ऐसे ही उतरते रहिए। मिलेंगे अगली बार।